ऋग्वैदिक एरा को स्टडी करने के बाद अब हम डिस्कस कर लेते हैं पोस्ट वैदिक पीरियड के बारे में। पोस्ट वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड है 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम पोस्ट वैदिक पीरियड को स्टडी करेंगे ऋग्वैदिक एरा के साथ में कंपैरिजन करके, ताकि बहुत सारी चीजें आपको समझने में और याद करने में काफी ज्यादा इजी लगेंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं जियोग्राफिकल कंडीशन की। जब हमने ऋग्वैदिक एरा स्टडी किया था तब हमने ये देखा था कि जब आर्यंस इंडिया में आए तो सबसे पहले वो सप्त सैंधव जो रीजन है वहां पर अपने आप को सेटल कर लिया था। ये सप्त सैंधव रीजन क्या था? इंडस रिवर, उसकी 5 इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज प्लस में सरस्वती रिवर का जो फ्लोइंग एरिया है उसी को बोलते हैं सप्त सैंधव रीजन। यहाँ पर उन्होंने सेटल कर लिया, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ में उन्होंने अपने आप को ईस्टर्न पार्ट में स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया और पोस्ट वैदिक पीरियड आते आते वो अपने आप को गंगा यमुना दोआब तक अपने आप को स्प्रेड कर चुके थे। और जो उनकी ईस्टर्न बॉर्डर है वो गंडक रिवर, जिसको सदा नीरा रिवर के नाम से भी जानते हैं, उसके द्वारा डिसाइड की गई। सतपथ ब्राह्मण के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो किंग विदेश जो है वो सदा नीरा रिवर तक पहुंच चुके थे। सतपथ ब्राह्मण आप सभी को पता है, वैदिक लिटरेचर वेदास को सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए जो ब्राह्मण हैं उनको कंपोज किया गया था। जब हमने ऋग्वैदिक एरा को स्टडी किया तब हमने देखा कि वहां पर एक माउंटेन के बारे में बात बताई गई है और वो एक माउंटेन था मुजवंत माउंटेन। लेकिन जो पोस्ट वैदिक पीरियड है उसमें 3 माउंटेन्स की बात बताई गई है और वो 3 माउंटेन्स के नेम है त्रिकुट, केन्स और मेनाक। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1000 बीसी के टाइम में जो आयरन ओर है मतलब लोहे की डिस्कवरी हो गई थी, लोहे की खोज हो गई थी और इससे बहुत सारी चीजें बदल गई। जैसे कि पहले जो काम लकड़ी या फिर पत्थर से हो रहे थे उन सब चीज़ों को रिप्लेस कर दिया गया लोहे के द्वारा। जैसे कि अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़मीन को खोदना है, पेड़ों को काटना है, तो या तो जो पत्थर है उसको शार्प करके उसका यूज़ किया जाता था, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। दूसरी बात, वॉर जो है वो या तो लकड़ियों से या फिर पत्थरों से लड़ी जाती थी। इसकी वजह से जो भी युद्ध होते थे उनका कोई रिजल्ट नहीं निकलता था, क्योंकि दोनों तरफ के जो पक्ष है वो एक तरीके से एक टाइम के बाद में थक जाते थे और ना एक तरीके से डिसिसिव उसका रिजल्ट आ पाता था, ना इस तरीके से अटैक हो पाता था कि सामने वाले जो दूसरी तरफ की जो आर्मी है उसकी डेथ हो जाए, उन लोगों को मार दिया जाए। इस तरीके के उनके पास में वेपन ही नहीं थे। अब आयरन ओर की खोज हो गई, तो आयरन ओर की खोज हो गई तो खेती से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको बनाया गया, जिससे खेती करना आसान हो गया। तो लोगों का झुकाव होने लगा कि एक जगह हम स्टेबल हो और खेती करना स्टार्ट करें। दूसरी तरफ जब युद्ध लड़े जाने लगे तो उसमें उन सारे वेपन्स का यूज किया जाने लगा और फिर युद्धों के भी रिजल्ट आने लगे। और इस आयरन ओर की वजह से बहुत सारी चीजें बदली। और आज जब हम पोस्ट वैदिक पीरियड के अलग अलग सेक्टर की कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे तो इसका उस पर काफी ज्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखेंगे पॉलिटिकल कंडीशन। पोस्ट वैदिक पीरियड में पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी? अभी हमने देखा कि लोहे का आविष्कार हुआ तो लोगों ने खेती करना स्टार्ट कर दिया। अब लोग एग्रीकल्चर करेंगे तो एक जगह लोग सेटल होना स्टार्ट हो गए। जब लोगों ने रीजन बेस्ड एक जगह अपनी स्टेबिलिटी ले आई, मतलब एक जगह पर लोग बसने लग गए। जबकि हमने ऋग्वैदिक एरा में ये देखा था कि जो आर्यंस थे वो नोमैडिक थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे। ज़्यादातर उनके जो वॉर होते थे वो कैटल मतलब पशुओं के लिए होते थे। लेकिन अब पोस्ट वैदिक एरा में, पोस्ट वैदिक पीरियड में लोग एक जगह स्टेबल होने लग गए, एग्रीकल्चर करने लग गए। दूसरा, जब एक जगह रहने लगे तो उस एरिया को सुरक्षित करने के लिए उनको एक राजा की जरूरत पड़ने लग गई। जब हमने ऋग्वैदिक एरा को स्टडी किया तब हमने देखा था कि जो राजा है उसकी ज़्यादा पावरफुल नहीं हुआ करता था उस टाइम, लेकिन जब यहाँ पर लोग एक जगह सेटल हुए तो राजा की अहमियत बढ़ी। ओके, तो किंग की जो पोस्ट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और ग्लोरियस हो गई थी पोस्ट वैदिक पीरियड में, जबकि ऋग्वैदिक पीरियड में जो किंग की पोस्ट है वो ज़्यादा ग्लोरीफाई नहीं थी। जो राजा है वो बहुत सारे टाइटल्स को अडोप्ट करने लगा। जैसे कि अगर हम देखें तो इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें जो राजा थे वो सम्राट और टाइटल गेन करने लगे। साउथ इंडिया में एकराट, वेस्टर्न इंडिया में स्वैराट और नॉर्दर्न इंडिया में विराट। और जो हमारा सेंट्रल इंडिया है, मिडिल इंडिया है, वहाँ पर अगर हम बात करें तो वहाँ के जो राजा हैं, जो किंग हैं, वो भोज टाइटल को गेन करने लगे थे। तो ये इंपॉर्टेंट टाइटल है, ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन से एरिया के जो राजा हैं उन्होंने कौन से टाइटल को गेन किया था। अब जो किंग है वो अपने जब भी उनका जो टाइम पीरियड होता था, जब वो किसी एरिया के राजा होते थे, कुछ यज्ञ करवाते थे, कुछ ऐसे यज्ञ की जो सेरेमनी है उसको फॉलो करते थे, जिसमें इंपॉर्टेंट कुछ यज्ञ के नाम है वो आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन से टाइम में पोस्ट वैदिक पीरियड के जो राजा है वो कौन सा यज्ञ करवाते थे। सबसे पहले है राजसूय यज्ञ।
राजसूय यज्ञ जो है वो कोरोनेशन सेरेमनी, मतलब किसी का राज तिलक हो रहा है किसी राजा का, तो उस टाइम ये यज्ञ होता था। इसमें जो राजा है वो खुद खेतों में जा करके इस यज्ञ के दौरान और हल जोतता था, खेतों की गुड़ाई करता था। इसके अलावा उसके जो मिनिस्टर्स हैं, राजा के जो मिनिस्टर हैं, उसको दावत पर बुलाते थे। शुरुआत में ये जो राजसूय जो यज्ञ है वो एक बार होता था, मतलब सिर्फ कोरोनेशन के टाइम में, लेकिन धीरे धीरे हर साल इसको परफॉर्म किया जाने लगा। नेक्स्ट यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ। ये जो यज्ञ है वो इंपीरियलिस्ट यज्ञ है, मतलब 3 दिन तक लगभग ये यज्ञ चलता था। इसमें क्या होता था अश्वमेध यज्ञ में कि एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था, उसको सिक्योर करने के लिए उसके पीछे आर्मी चलती थी, और ये घोड़ा जहां पर भी जाकर के चला जाता जिस भी राज्य में, उस राज्य को, जिस राजा का ये घोड़ा होता था उस राज्य के अंडर ये एरिया आ जाता था। ओके, तो ये जो अश्वमेध यज्ञ है, मतलब आप देखो कंपैरिजन देखो, ऋग्वेदिक एरा जब हमने डिस्कस किया तो वहां पर जो वॉर होती थी वो सिर्फ कैटल्स के लिए होती थी। यहाँ पर जो वॉर है वो लैंड के लिए होने लगी, जमीन की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ गया। नेक्स्ट यज्ञ है वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ जो है वो, इसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती थी और राजा खुद जो है इस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता था। स्पेसिफिक यहाँ पर अगर हम देखें तो मेन स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ पर होती थी चैरियट रेसिंग, रथों की दौड़, और इसमें जो राजा है वो हमेशा जीतता था। एक तरीके से सुप्रीम दिखाने की राजा को यहाँ पर कोशिश की जाती थी। ऋग्वेदिक एरा में हमने ये डिस्कस किया था कि राजा को वहाँ पर जो किंग होता था, हालांकि उसकी पोस्ट ज़्यादा ग्लोरीफाई नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ मंत्री होते थे, कुछ मिनिस्टर्स होते थे। इसी तरीके से यहाँ पर भी प्रोसीजर होगा पोस्ट वैदिक पीरियड में भी। लेकिन वहाँ पर हमने देखा कि 3 कमेटी हुआ करती थी, जिसमें एक थी विदत, एक थी सभा और एक थी समिति। लेकिन पोस्ट वैदिक पीरियड में जो विदत कमेटी है उसका तो कहीं मेंशन ही नहीं है। 2 कमेटी बसती है, सभा और समिति, ये भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। अथर्ववेद में सभा और समिति को जो प्रजापति है उसकी 2 बेटियों के रूप में मेंशन किया हुआ है। मतलब ऋग्वैदिक पीरियड में जो कमेटीज थी वो पोस्ट वैदिक पीरियड में आते आते काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो राजा है वो एक तरीके से अपने आप को पावरफुल मानने लग गया था। राजा की जो पोस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गई थी और वो हर जो कमेटी है वो अपने अकॉर्डिंग उसको बनाता था और बिगाड़ने लग गया था। ऋग्वैदिक पीरियड में हमने डिस्कस किया था कि राजा को जो भी टैक्स दिया जाता है वो उसकी इच्छा से, मतलब अगर किसी का मन हो तो राजा को वो टैक्स देगा ऋग्वैदिक पीरियड में, और उसको बोलते थे बलि। और पोस्ट वैदिक पीरियड में भी टैक्स दिया जाता था, लेकिन उसको नेसेसरी कर दिया गया कि सभी को टैक्स देना होगा, उसी को बोलते थे बलि। मतलब नेम सेम है, लेकिन जो प्रोसीजर है कि किस तरीके से देना है वो चेंज कर दिया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस टाइम भी राजा के पास में कोई भी परमानेंट आर्मी नहीं थी। ओके, तो ये हमने पोस्ट वैदिक पीरियड में जो पॉलिटिकल कंडीशन थी उसके बारे में डिस्कशन किया। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम जो अदर पार्ट है जैसे रिलीजियस, सिक्योरिटी, सोसाइटी, इन सभी के बारे में पोस्ट वैदिक पीरियड के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सभी के साथ में शेयर की जाती हैं। ओके, थैंक यू।